तो मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हिंदी का वर्णमाला। जितने भी क्वेश्चन जितनी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह क्लास जो चलाई जा रही है यह यूपी टेट, हमारा जो यूपी टेट हो गया, यूपी टेट का बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा और मार्च अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मई में इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब कोशिश करिए कि 130 140 प्लस आए। ठीक है, अभी से अगर आप लोग लग जाएंगे तो 100% 130 140 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो आज हम लोग वर्णमाला को देखेंगे, इसको दो पार्ट में, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हम लोग संज्ञा स्टार्ट करेंगे, सर्वनाम, विशेषण, ऐसे करके हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग एक बार पूरी थियरी से क्या होगा, पूरा पूर्ण रूप से हम लोग क्या कर लें, कवर कर लें। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्द जो है सीडीपी और ईवीएस की भी क्लास और मैथ, इन सब की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला जो हमारे होते हैं, अ से लेके जो है अ, बड़ा अ, ये सब यहाँ से लेके अंग अ, ठीक, ये सब के हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। और क ख से लेके ज्ञ तक ये हमारे क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। ठीक, तो उन्हीं के आधार पर देखिए इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए आप एक चार्ट बनाओ, इसलिए मैं इस चार्ट को लाया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चार्ट से आप सारी चीज़ें क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ वर्ण के भेद, यहाँ पे हम पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ण, जो हमारे वर्ण होते हैं उनके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण के भेद देखते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता या हेल्प की जरूरत नहीं होती। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे क हो गया, आ हो गया, आ में किसी की हेल्प की जरूरत, लेकिन क जब आप लिखते हैं तो क प्लस अ मिलके क्या बनता है, क बनता है। ठीक है, पूर्ण का। व्यंजन दो होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपको याद हो जाना चाहिए, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक, अब स्वरों के आधार पर जो है कितने होते हैं, स्वरों की संख्या देखिए, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, अ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ाऊ, री, ए ओ औ। और इसमें क्या होते हैं, इसमें भी इनको भी बांटा गया है, स्वर को भी बांटा गया है तीन भेद में। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन? एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ देखिए जो स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और कौन होता है, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। या तो मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, मात्रा देख लीजिए, इनकी मात्राएं क्या क्या है। अ की कोई मात्रा ना होती, बड़ा आ की मात्रा देख लीजिए यहाँ पे दी हुई है, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए ओ औ, सबकी मात्राएं दी गई है। ठीक है, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ नीचे देखिए, नोट में लिखा गया है, ई और बड़ी ई एवं री सिर्फ स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, बाकी जितने भी वर्ण होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। इस चीज़ को मैं जब आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको यहाँ से धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग व्यंजन पे। ठीक, व्यंजन क्या होते हैं हमारे, देखिए व्यंजन, व्यंजन जो मूल, जो व्यंजन की मूल संख्या वो कितनी होती है, 33 होती है। ठीक, कितनी होती है, 33 होती है। ठीक, कितनी होती है, 33 होती है। मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, 33 होती है इस चीज़ को। और कुल संख्या टोटल कितने होते हैं, तो 39 होती है। टोटल कितने होते हैं, 39 होते हैं। इनके आधार पर जो इनके भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं, एक उष्म व्यंजन होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 25 होती है। और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और जो उष्म व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इन सभी चीज़ों को अभी तो मैं एक चार्ट में बता रहा हूँ। ये चार्ट आप लोग, मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसका क्या शार्ट स्क्रीन ले लें, ताकि आपको जो एग्ज़ाम देने जाएं तो उस समय आप बस इस चार्ट को देख के चले जाएंगे। अगर आप पूरा पढ़े रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल से, मैं डिटेल से भी इस चीज़ को फिनिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। और उसमें व्यंजन कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। लेकिन हम जब द्विगुण व्यंजन को जोड़ देते हैं
और स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और प्लस द्विगुण व्यंजन को जब 6 और ऐड कर देते हैं तो 39 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 39। मेरे ख्याल से जितना भी चार्ट आप लोगों के सामने, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जिनको नहीं समझ में आई होंगी मैं एक बार इसको क्या फिनिश करता हूँ, और आप लोग शार्ट स्क्रीन अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, जिसको जिसको शार्ट स्क्रीन लेना है वो फटाक से ले लीजिए। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चार्ट है। चार्ट के माध्यम से आप जिस दिन पढ़ना सीख जाएंगे उस दिन आप 100% है अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, इसलिए चार्ट के माध्यम से ही पढ़ने की कोशिश किया करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब वर्णमाला, यहाँ से हमारा क्या आ गया? वर्णमाला का चार्ट आ गया। ठीक है, देखिए वर्णमाला, वर्णमाला में जो टोटल वर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वर्णों की जो संख्या होती है, मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्या है, विजिबल है। अगर नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अब तो होंगे ही, सभी विजिबल होंगे। ठीक, देखिए ये क्या होंगे हमारे वर्ण, वर्ण माला। ठीक है, वर्णमाला ये कितने हैं? 25 होते हैं। कितने? 52 वर्णों की संख्या होती है। एक इसमें भी टाइप होता है, एक क्या होता है, एक स्वर अच होता है, एक हल एच होता है। ठीक है, क्या होता है? हल एच होता है। इसके भी जो स्वर अच होते हैं इनके जो है 3 भागों में बांटा गया। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था ना, स्वरों की संख्या जो होती है इनको 3 भागों में बांटा गया। एक ह्रस्व स्वर या लघु स्वर इसको बोलते हैं, एक दीर्घ या संधि स्वर बोलते हैं, और एक को प्लुत स्वर जिसकी संख्या, प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। ह्रस्व जो ह्रस्व होते हैं आ ई उ री, देखिए आ ई उ री मतलब अ और छोटी और छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व होते हैं, मतलब लघु होते हैं, छोटे वाले होते हैं। ठीक है, इनमें किसी का मतलब किसी के हेल्प से नहीं होते हैं। लेकिन ये जो हमारे होते हैं, जो दीर्घ गुरु या संधि स्वर होते हैं, ये जो है हमारे कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 2, 2, 4, 6, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ, ये टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें भी 3 हमारे मूल स्वर होते हैं। 3 हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। और और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें ए होता है संयुक्त स्वर के अंतर्गत, ए भी होता है संयुक्त स्वर के अंतर्गत, और क्या होता है? ओ भी होता है, और क्या होता है? औ भी संयुक्त स्वर के अंतर्गत औ भी आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ होता है, और ई होता है, और ऊ होता है। ठीक है, ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर आ ई ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, और मूल स्वर जो होते हैं आ ई मतलब अ और ई और ऊ और री आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक, यहाँ से मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई प्लुत जो होता है वो हमारा सिंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे? अब हम लोग आते हैं अच पे, यानी व्यंजन पे। जो हमारा व्यंजन होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, व्यंजन। चलिए व्यंजन के बारे में देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, बहुत ही मस्त टॉपिक चल रही है। आप अगर इसको एक बार पढ़ लें तो आपको सारी चीज़ें, इसका उपयोग किस में होगा? संज्ञा में होगा, सर्वनाम में होगा, विशेषण में होगा, इन सभी चीज़ों में यूज होगा। ठीक है, और आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, आप लोगों का सुपर टेट भी आएगा 100%। लेखपाल की भी वैकेंसी आएगी, प्लस जो है वीडियो री एग्जाम होगा, तो उन सभी के लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ऊपर लिख दिया जाता है, आप लोगों को लगता है बस यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए। ऐसा नहीं है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कंटेंट जो भी मैं दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। ठीक है, व्यंजन देखिए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक स्पर्श व्यंजन होता है जिसको वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, ये भी याद रखिएगा, इनके अलग अलग नाम होते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो कितने होते हैं? 25। कभी कभी पूछ लेगा वर्गीय व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तब क्या करेंगे आप बताइए? तो ये चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य र ल व, य र ल व, याद हो गया? य र ल व कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, और जो उसमें व्यंजन होते हैं उनकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। स, षटकोण वाला स, छोटा सा और ह, ये सब हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितनी संख्या होती है? इनकी भी 4 होती है। सलजम वाला स, षटकोण वाला स और छोटा सा और ह, ये मिल करके हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मूल स्वरों की संख्या, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्या दिया हुआ है? मूल दीर्घ स्वरों को सजाती, जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं उनको सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। ये हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता मूल दीर्घ स्वर को सजातीय एवं स्वर एवं संयुक्त जो मूल होते हैं उन्हें कौन से बोलते हैं? मूल दीर्घ, ए वाले हमारे जो होते हैं इसको बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं, जिसका आ ई उ जो होता है, बड़ा ऊ, ये सब। और संयुक्त जो होते हैं उन्हें विजातीय बोलते हैं, ए ए ओ औ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे आइए देखते हैं। आगे कहते हैं वर्णमाला। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? वर्णमाला को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए वर्णमाला क्या करें? वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों और अक्षरों एवं लिपि चिन्हों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध में समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों के
व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण। जब हम उनको व्यवस्थित क्रम से क ख ग घ अंगा हो गया, अच्छा त्र ज्ञ, तो इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला। ये व्यवस्थित क्रम में है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। और क पहले लिख दिए, च फिर म त ऐसे लिख दिए जो है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण समूह कहलाता है। ठीक, अब आगे देखिए ये वाला पॉइंट, हिंदी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि। लिपि क्या होती है? हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। ठीक है, जो कि जो देवनागरी वो कहाँ से ली गई है? तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का ही क्या परिष्कृत रूप है। कभी कभी पूछ लेता है देवनागरी कहाँ से ली गई, तो ब्राह्मी लिपि का क्या परिष्कृत रूप है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बाएं से क्या दाएं लिखी जाती है, ये भी याद होना चाहिए। वैसे ही देवनागरी लिपि जो हिंदी है वो भी हमारी बाएं से क्या लिखी जाती है? दाएं लिखी जाती है। ठीक है, याद है ना सबको? इसे हम नागरी लिपि भी कहते हैं। हाँ, इस चीज़ को आप याद रख लिए, नागरी लिपि भी कहते हैं। कभी कोई पूछ लेगा नागरी लिपि किसे कहते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनि के मुख्य दो भेद होते हैं, जिसमें एक क्या होता है? स्वर वर्ण होता है, और एक क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है? एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, कितने होते हैं मुख्य जो वर्ण ध्वनियाँ होती हैं, इनके कितने कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं, एक क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक स्वर वर्ण और एक क्या होता है? व्यंजन। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण के बारे में। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, बिंदास क्लास अब स्टार्ट होती है। चलिए वर्ण, अब आप क्या पढ़ेंगे? वर्ण, वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में। जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे अ किसी की हेल्प से बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। बड़ा आ किसी की हेल्प से बोल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या ओ से लेके औ तक हमारे क्या होते हैं? इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 11 होती है। याद रहेगा ना? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये बिना किसी हेल्प की से बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। नीचे देखिए सभी लिखे हुए हैं, कितनी टोटल? 11 इनकी संख्या। ठीक है, नीचे देखिए ए टू जेड, एक भी इधर उधर नहीं, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और जिन लोगों को नोट करना हो, नोट अपनी बनाते रहे यहाँ से। ठीक है, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छे कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्वतंत्र स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अभी मैंने बताया स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र। ये भी याद रखिएगा, किसी की हेल्प से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, एवं व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन व्यंजन के उच्चारण में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे हम क लिखना, पूरा क लिखें, तो ये जानते हैं किसी किसी बना है? एक मिनट, तो ये किसके हेल्प से? आधा क अब प्लस अ के हेल्प से मिल के बना है ये आपका पूरा का। ठीक है, इतना कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हेल्प भी करते हैं और इन्हें अच भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रख ले कभी कभी, सॉरी। ठीक है, एक इसकी सहायता इसमें जो है, इसे अच भी कहते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ठीक, कालमान, कालमान मतलब मात्रा। कालमान को मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो मात्रा होती है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक ह्रस्व होता है जिसे लघु, और एक क्या होता है? दीर्घ होता है, दीर्घ या गुरु जिसको, इसको एक क्या होता है? प्लुत। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। ठीक है, जो ऊपर मैंने चार्ट में बताया था। चलिए आगे देखते हैं, ये तो सारी चीज़ें देखिए। किंतु उत्पत्ति के आधार पर, अभी मैंने मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, किंतु उत्पत्ति के आधार पर क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक ह्रस्व होता है और एक क्या होता है? दीर्घ होता है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ह्रस्व, लघु एवं मूल स्वर, इसका नाम क्या होता है? एक ह्रस्व तो बोलते हैं, ह्रस्व, लघु, लघु भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं। इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक, अ ई उ री, अ ई उ री। ठीक है, मतलब अ छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब हमारे क्या होते हैं? लघु और मूल स्वर होते हैं। याद रहेगा ना? याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है अगला। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। इनको बोलने में या कहने में कितना बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, बहुत कम समय लग रहा है। आप बोल के ट्राई करके तो देखिए, आपको बहुत कम समय, लेकिन अभी आ बोलना, बड़ा आ बोलना, देखिए बोल के देखिए, आ ज़्यादा समय लग रहा है। ई, बड़ी जब बोलेंगे तो ई समय लग रहा है। ऊ, देखिए इसमें भी काफ़ी समय लग रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? ये सब लघु नहीं दीर्घ स्वर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो ह्रस्व स्वर को स्वतंत्र स्वर माना जाता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें स्वतंत्र स्वर, क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते। बिल्कुल सही बात कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एकमात्र
समय लगता है, एक मात्र का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आइए हम दीर्घ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या संधि स्वर, क्योंकि इनका क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, मूल दीर्घ स्वर होता है, एक क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है, जिसमें मूल दीर्घ स्वर में आ आता है, बड़ी ई आती है, और क्या आता है, बड़ा ऊ आता है। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ए ओ औ आते हैं। ठीक है, ए ए ओ औ आते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर या संधि स्वर कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इन्हें इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों के मेल से भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इनका मेल होता है, कैसे मेल से होता है इनका निर्माण। ठीक है, जब आ और बड़ा आ मिलता है, जब आ और छोटा आ मिल करके बड़े आ का मिल, जब छोटी छोटी ई दो बार मिलती है तो बड़ी ई मिलती है। ठीक है, ऊ मिल के बड़ा ऊ बनता है, इसे क्या कहेंगे? इनको संधि स्वर भी कहते हैं। आ ई ऊ जो होते हैं वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तीन होती है। कौन कौन से होते हैं? एक आ हो गया, एक ई हो गई, और एक क्या हो गया? ऊ हो गया। इन ये मूल दीर्घ स्वर हैं। क्या है? इनकी संख्या कितनी है? तीन है। और टोटल जो जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है? सेवन होती है। लेकिन इसमें और चार क्या होते हैं? चार ए इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। कौन से स्वर बोलते हैं इनको? जो बोलते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, देखिए जो ए बनता है, जो ए वाला हमारा ए बनता है, ए किससे किससे निर्माण होता है? आ और छोटी ई से मिलकर ए का निर्माण होता है। आ और ए से मिल करके, ए से मिल करके ए का निर्माण होता है। आ और छोटा ऊ से मिल करके ओ का निर्माण होता है, लेकिन आ और ओ से मिल करके औ का। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बताया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। जिनको भी शार्ट स्क्रीन लेना है प्लीज़ आप लोग ले लीजिए। ठीक है, एक बार मैं 5 मिनट के लिए सब फिनिश कर रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, कौन किसका कैसे निर्माण होता है। ठीक, ये वाला और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आइए चलते हैं। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व जो हमारे छोटे स्वर होते हैं जिनको, उनसे क्या दोगुना समय लगता है, ये भी याद रखिएगा। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी भाषा में जो हमारा री है, री दीर्घ गुरु संधि स्वर, अर्थात जो हमारा, अर्थात ये नहीं बनता है री। ठीक है, री का उपयोग केवल संस्कृत, इस वाले री का उपयोग सिर्फ किस में? संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, जब इस री का उपयोग तो हिंदी में किया जाता है, लेकिन इस वाले री का उपयोग जो हम लोग सिर्फ संस्कृत भाषा में, इसको याद रख, केवल संस्कृत भाषा में किया जाता है। जो लोग यूपी टेट में कर रहे हैं उनको संस्कृत भी पढ़ना, तो संस्कृत में इसका उपयोग होता है। ठीक है, लघु स्वरों के अंतर्गत तो रखा गया है, लेकिन ये दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं है, दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं है। चलिए आगे आते हैं। आगे आइए देख लीजिए, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनके दो भागों में इनको बांटा गया है, इन्हें मूल दीर्घ कहते हैं, एक संयुक्त। मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और संयुक्त दीर्घ पूरा जितना भी है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सबका ही इस बुक में, इतना इतना बेटर है ये बुक, बहुत ही मस्त बुक है। और यहाँ A to Z अगर एक बार आप पढ़ लिए तो आपका 100% सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लुत, बस रिवीजन मेरे साथ करते रहिए। ठीक है, चलिए प्लुत स्वर क्या होते हैं अब बताइए। प्लुत स्वर, स्वरों, अभी हम लोग स्वर पढ़ते हैं, सभी स्वर पढ़ चुके हैं, दीर्घ लघु दीर्घ। अब हम लोग आ गए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं इनको बारे में देखते हैं। वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लुत स्वरों की व्यवस्था नहीं है, मतलब हिंदी वर्णमाला में किसी तरह के प्लुत स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वरों के लिए किसी भी प्रकार के लिपि, चिन्ह एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, किंतु वैदिक भाषा जो हमारी संस्कृत, जिसको वैदिक भाषा कहते हैं, प्लुत शब्द का उपयोग देखने को मिलता है, जिसके हम क्या, तीन अंक के आधार पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीन अंक के आधार पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, मतलब ये त्रिमात्रिक होते हैं। अब तक जो दीर्घ हमारे थे उसमें 2 मात्रिक थे, लघु जो थे एक सिंगल मात्रिक थे, और ये हमारा क्या, ट्रिपल मात्रिक हो, जिसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जैसे ओम, ओम, ठीक है, ओम हमारा क्या गया, प्लुत स्वर है। क्या इसमें ये जो यूज किया गया है ए, इसको क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, ओम को हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, इससे हम जो अंदर यूज किया गया उसको प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। ठीक है, बस इतना जानना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में जो परीक्षा से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कितनी सटीक बुक है, इतनी अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है कि अब
हम लोग स्वर पूरा खत्म कर लिए, स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार। अब देखिए स्वर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी विभिन्न परीक्षाओं में, वो सब देखिए जो परीक्षा से क्या महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। पहला लाइन क्या कर रहा है, हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं, स्वरों की संख्या 11, लेकिन मात्रा कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी में आ के लिए किसी प्रकार की मात्रा का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। बिल्कुल सही बात कहा है। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। ठीक है, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात कहा है। हिंदी हिंदी भाषा में री री को प्लुत स्वर माना जाता है। ठीक है, जो हमारा ये री होता है इसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर के रूप में माना जाता है हिंदी भाषा में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में री का उपयोग नहीं, किंतु वैदिक भाषा में इसका उपयोग किया जाता है और स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। री का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। ये भी याद रख लीजिए, क्या होता है, दंत्य होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान कितना हो। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी मैंने बताया 11, और संस्कृत में कितने होते हैं, 13। ठीक है, यहाँ संस्कृत के भी आपके कवर हो जा रहे हैं, देख लीजिए। आगे आइए, जो डॉक्टर भोलेनाथ हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है, क्योंकि उन्होंने री को स्वर नहीं। कभी पूछ देगा डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार जो स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10 है। किसको नहीं उन्होंने माना है, तो री को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, याद हो गया, डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। किसको नहीं उन्होंने स्वर माना है, तो आप क्या बताएंगे, री को। ठीक, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग को शब्द निर्माण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से जो शब्द का कैसे निर्माण होता है, देखिए। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे रा प्लस आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगी, अ प्लस म। ठीक है, क्या हो जाएगा, राम। तो ये मिलके क्या हो गया, राम हो गया। हुआ कि नहीं। ठीक है, यहाँ भी अ रहेगा। ठीक है, ठीक, अब जाके सही हुआ। ठीक, क्योंकि ये आधा आधा, क्योंकि स्वर जो होते हैं किसके हेल्प, जो व्यंजन होते हैं किसके हेल्प से बोले जाते हैं, स्वर के हेल्प से। ठीक, इसी को बोल रहा है। ठीक है, चलिए स्वरों के उच्चारण स्थान, मतलब कौन सा, मतलब स्वर कहाँ से बोला, उच्चारण स्थान आइए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कंठ, कंठ से कौन कौन बोला जा रहा है, हमारा अ बोला जाता है, और बड़ा अ बोला जाता है, जिस और हमारा अह बोला जाता है, जिसे विसर्ग बोलते हैं। ये हमारे कंठ से बोलिए, और बोलने का आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो कंठ से आपके निकलेगा, कंठ से। ठीक है, कंठ से इनकी ध्वनियाँ। और तालु से कौन निकल, ई, और तालु से कौन बोला जाता है, तालु से हमारी छोटी ई और बड़ी ई बोली जाती है। छोटी ई और बड़ी ई, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छोटी ई और बड़ी ई हमारी किससे बोली जाती है, तालु से। ठीक है, किससे बोली जाती है, तालव्य। ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, और तालु से हमारी छोटी ई और बड़ी ई बोली जाती है। ठीक है, याद हो गया। मूर्धा से कौन बोला जाता है, मूर्धा से री। री, देखिए हमारी जीभ मुड़ रही है कि नहीं, इसी को बोलते हैं मूर्धा। जब हमारी जीभ मुड़ के बोलती है और उसमें वाइब्रेशन होता है तो उसे हम मूर्धा बोलते हैं इसे। ठीक है, दंत, दंत वाले स्वर, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोले जाते हैं, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोले जाते हैं, याद रखिएगा। दंत से, ओष्ठ से ऊ और छोटा ऊ, ओष्ठ से। ठीक है, जो हमारे आप संयुक्त व्यंजन जैसे कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य से कौन कौन, ए और ए। कंठ और तालव्य से कौन बोले जाते हैं, ए और ए, क्योंकि इनका निर्माण, जो हमारा अ होता है वो कंठ से बोला जाता है, ए वाला हमारा एक कंठ से बोला जाता है, ये भी हमारा ए किसी तालु से। तो दोनों मिल गए, जब जब मिलेंगे तो किसे हो जाएंगे, कंठ और तालव्य मिले, कंठ तालव्य से। ठीक, कंठोस्थ से, और ए और ए हमारे दोनों कंठ और तालव्य से। ठीक, और कंठोस्थ से, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से, अ और ऊ से मिलके हमारा कंठ से, अ छोटा जो होता है हमारा कंठ से बोला जाता है, ऊ जो हमारा ओष्ठ से बोला जाता है, दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। ठीक है, और ओ बनेगा तो जब ओ किसे बोले, कंठोष्ठ, कंठ की आवाज़ भी आएगी और ओष्ठ से भी आवाज़ इसकी आती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ओ औ। ये हमारे क्या होते हैं, कंठोष्ठ। नासिका, नाक से कौन बोले, अंग बोला जाता है। अब विसर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको किससे किसका उच्चारण स्थान होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक, आइए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आप लोगों को। आगे देखिए, हिंदी में मूल उच्चारण स्थान की संख्या क्या होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। हिंदी में जो मूल उच्चारण स्थान वो कितनी की जगह से, कंठ से बोला जाता, तालु से बोला जाता, मूर्धा से बोला जाता, दंत से बोला जाता और ओठ से बोला जाता है। ठीक है, किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से किया गया। कितने स्थानों से, लेकिन स्वरों का उच्चारण स्थान कितने, 6। इसमें क्या आता है, एक आयोग वाह, मोस्ट पूछता आयोग वाह क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछता बहुत बार। वीडियो हो गया, यूपी टेट हो गया, हर एग्जाम में पूछता आयोग वाह किसे। अंग और अ हमारे क्या होते हैं, आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंग और अ हमारे क्या होते हैं, अंग और अ हमारे क्या होते हैं, आयोग वाह के अंतर्गत। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आयोग वाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। आयोग वाह, जिनका वहन कोई ना करे,
स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं की जाती, ठीक है, किंतु इनकी आवश्यकता जो है, जिसको स्वर या और व्यंजन व्यंजन दोनों को होती है, ये उनके साथ क्या होते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो किसके साथ, व्यंजन के साथ क्या करते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। इनका जो ना तो स्वर में यूज किया जाता है ना ही व्यंजन में, ठीक है। इनकी जब किसी को आवश्यकता होती है उसके साथ ही क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक। एक आगत स्वर होता है, आगत स्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को क्या करेंगे आप, याद रखेंगे, ठीक है। आगत स्वर हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगत स्वर, इसको इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगत स्वर क्या होता है, ठीक है। आगत स्वर ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं आगत स्वर, ठीक। चलिए आगे आते हैं, आगत स्वर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। आगत स्वर जो होता है हमारा हिंदी वर्णमाला में, आगत स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। आ को आगत, इसे हम फारसी शब्द भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फारसी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस, ऑफिसर, ऑफिस, ऑफिसर। जैसे इनका किस, इसमें पूछ देगा ऑफिस और ऑफिसर में कौन से स्वर का प्रयोग, तो आगत स्वर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं, आज हम लोग स्वर जो है खत्म कर लेंगे, कल व्यंजन देखेंगे, ठीक है, और पूरी वीडियो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। चलिए आइए कहते हैं जीव, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव मतलब जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो है वर्गीकरण कितना होता है, 3 प्रकार से होता है। पूछ देता है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक अग्र, एक मध्य, और एक क्या होता है, पश्च। एक अग्र, मध्य, पश्च। जो अग्र से बोले जाते हैं वो ई, मतलब छोटी, बड़ी, ए और ए, 4 वर्ण हमारे अग्र से बोले, देखिए ई आगे से बोले जा रहे हैं। मध्य से हमारा अ बोला जाता है, सिर्फ अ बोला जाता है, ठीक है। और पश्च से बड़ा अ, पीछे जा रही है कि नहीं जीभ, ऊ, ऊ, ओ, आओ, ये सब हमारे 5 जो होते हैं पश्च से बोलते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए इन सब चीज़ों को। अग्र से ई बड़ी, ए। मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बस एक बार जाकर के आप रूम पे अपने रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, बस, ठीक। चलिए आगे बताइए, अग्र कौन कौन से थे, ई और बड़ी ई हमारे अग्र से बोली जाती हैं। बोल के ट्राई करिए आप, जो है ई, बड़ी ई, देखिए जीभ आपकी बाहर आ रही है कि नहीं, इसे बोलते हैं अग्र। आगे वाला आपका हिस्सा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ए। इसमें आपका अग्र वाला, जीभ का अग्र वाला हिस्सा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। लेकिन जब अ बोलते हैं तो मध्य वाला वर्क करता है। लेकिन जब आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, तो आपका पश्च वाला, ठीक है। याद रखिए कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा का, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं, स्वर का वर्गीकरण। मुख की आकृति के कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संवृत, संवृत स्वर मतलब इसके उच्चारण में जो मुख होता है वो क्या करता है, कम खुलता है। संवृत उसको बोलते हैं जिसका मुख क्या करता है, कम खुलता है। जैसे ई कम खुला कि नहीं, बड़ी ई, ऊ, ओ, मतलब बड़ा ऊ, छोटा, थोड़ा थोड़ा मुंह खुला, बहुत ज़्यादा नहीं खुला। अभी देखिएगा अर्ध समृद्ध, इसमें और कम खुलता है, ठीक है। इसके उच्चारण समृद्ध में थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है, मतलब इसकी अपेक्षा जो थोड़ा सा, जैसे ए, ओ, आप बोल के देखिए, ट्राई करिए, आपको एहसास होगा कि हाँ वो ज़्यादा खुला है या कम। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आप बोलने की ट्राई किया करिए। जो विवृत होता है इसमें आ आता है, इसमें पूरा मुख खुलता है, सबसे ज़्यादा मुख इसमें खुलता है, आ, जिसको बोलते हैं विवृत, आ बोल के देखिए, आ, ठीक। अर्ध विवृत उसको बोलते हैं जिसमें विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है, ठीक है। विवृत से क्या करता है, थोड़ा सा कम खुलता है, जैसे अ, ए, औ, अ, जो आगत स्वर जिसको बोलते हैं आगत स्वर, ठीक है, उसमें भी खुलता है मुंह, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब ओष्ठ के आधार पर आइए देख लेते हैं। ओष्ठ के आधार पर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो कि वृत्तमुखी, एक क्या होता है अवृत्तमुखी, मतलब अर्धवृत्त, जिसमें एक वृत्त होता है पूरा वृत्तनुमा बन जाता है, एक अवृत्त होता है जिसमें वृत्तनुमा नहीं बनता, ठीक है। वृत्तमुखी जिसमें क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ क्या होता है, जो हमारे होठ होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। इसमें उसे वृत्तमुखी, इसके अंतर्गत चार चार संख्याएं आती हैं, ठीक है। और अवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वृत्त के अनुसार कौन को, ऊ, देखिए बन रहा है कि नहीं गोल, बड़ा ऊ, ओ, औ, देखिए वृत्त बन रहा है। इसमें क्या आपका जो होस्ट है वो वृत्त के आकार का बन जा रहा है। अवृत्त इसमें देखिए, जो अवृत्त जो होते हैं इसमें पूरा वृत्त नहीं बनता, अर्धवृत्त बनता है, ठीक है, गोलाकार नहीं बनता। ये कितने होते, 6। जैसे अ हो गया, देखिए आ करेंगे तो पूरा वृत्त नहीं बन रहा आपका होस्ट, ठीक है। आ, इसमें वृत्त, ई, ए, ए, ये सब जो हमारे क्या होते हैं, ई बड़ी, ए जो होते हैं इसमें अर्धवृत्त होते हैं, क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, ठीक। कल हम लोग क्या देखेंगे, अपना व्यंजन स्टार्ट करेंगे यहाँ से भाई। जिसको जिसको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है,
प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। स्वर वाला पार्ट जितना था हम लोग आज क्या कर दिए, फिनिश कर दिए। अब हम लोगों का क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों का व्यंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ही बिंदास क्लास चलेगी। ठीक, कल वाली भी बहुत मस्त क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार करिए। 3 दिन में पूरा इसमें, क्योंकि विराम चिन्ह भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 50 क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।